वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। अगर वो यूनिवर्सिटी विद्यार्थी है तो उनके लिए बीएससी, एमएससी या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के तैयारी के लिए आपके इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन थ्योरी और बेहतरीन टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें एक और चीज है कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका क्या है मेन कंडीशन, कैसे इसका फॉर्म बनेगा, इसमें क्या क्या टर्म आएंगे, ये सभी डिस्कस करेंगे अभी इस टॉपिक को। तो चलते हैं, इसका क्या है डिफिनेशन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी लेते हैं। देखिएगा, चलिए तो थोड़ा डिफिनेशन क्या है हायर ऑर्डर का, इसके बारे में। लेकिन एक पहले बताना चाह रहे हैं कि हायर ऑर्डर से पहले अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं हायर ऑर्डर का, इसके पहले मैंने लेक्चर भी बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया है, उसको भी थोड़ा सा देखिएगा ताकि जो है ना वो सेकेंड ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी हम डिस्कस करने वाले हायर ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके बारे में। तो देखते हैं इसका क्या है डिफिनेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का। तो डिफिनेशन में लिखा गया है लेट द जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, जिसको हायर ऑर्डर भी बोल सकते हैं, यानी डी के पावर n डिवाइड x p1 n-1 है, ऐसा ही n-2 है डॉट डॉट pn y इक्वल्स टू कैपिटल x, राइट। और लिखा है क्या p1 p2 p3 डॉट डॉट pn आर कांस्टेंट एंड कैपिटल x विद अ फंक्शन ऑफ x along, then the equation is said to be linear differential equation with constant coefficient। यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हायर ऑर्डर का फॉर्म है, ये पूरा n का डिफरेंशिएशन है, n-1 का है, n-2 का है, और ऐसा ही डॉट डॉट फॉर्म बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये जो भी इसका कोफिशिएंट है वो सभी कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, राइट। यानी जो भी डिफरेंशिएशन का है, इसी फॉर्म का जो टर्म है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, राइट। अब इसका कुछ फॉर्म है, उस फॉर्म को कुछ याद रखना है कि जब इक्वल टू 0 रहेगा तो होमोजीनियस फॉर्म कहलाएगा, और इक्वल टू अगर 0 नहीं रहा तो नॉन होमोजीनियस होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्म हम लिख दे रहे हैं ताकि ध्यान में रहेगा कि अगर x के स्थान पे अगर ये फॉर्म इक्वल टू रहा तो होमोजीनियस का फॉर्म कहलाएगा, और इक्वल टू नहीं रहेगा नॉट इक्वल टू फॉर्म तो वो नॉन होमोजीनियस का है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हम टर्म लिखते हैं, देखिएगा रिमार्क करके, थोड़ा ध्यान देना है। फर्स्ट, चलिए मैंने कुछ इसका फॉर्म दिया है, देखिए लिखा है क्या फर्स्ट में कि x इक्वल टू 0 देन इक्वेशन कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और x नॉट इक्वल टू 0 देन इक्वेशन कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है जिसमें अगर इक्वल टू का 0 का फॉर्म दिखेगा तो वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन अगर यहां पे कुछ कोई और फॉर्म आ जाए तो वो लिखाएगा नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब थोड़ा सा इस फॉर्म के लिए हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं ताकि विद्यार्थी को क्लियर दिखेगा, राइट। चलिए तो इसका एग्जांपल मैंने लिखा है कि डबल डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस 3y इक्वल टू साइन x। और सेकंड मैंने एग्जांपल दिया है क्या कि ट्रिपल डिफरेंशिएशन प्लस 4 इंटू डबल डिफरेंशिएशन प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई ई के पावर 2x। तो इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर का फॉर्म है, जिसको हायर ऑर्डर का मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएशन नहीं, दो बार डिफरेंशिएशन नहीं, बहुत बार डिफरेंशिएशन का फॉर्म होगा, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट का टर्म होगा, राइट। तो ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को पहचानने का तरीका, ये हो गया डिफिनेशन। और इसमें कब होमोजीनियस होगा और कब नॉन होमोजीनियस होगा ये भी मैंने बता दिया है, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, यानी इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या है इसके बारे में बताएंगे।
चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए देखिएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसका क्या है, इसका फॉर्म कुछ सिंबॉलिक फॉर्म है कि इसका क्या क्या टर्म दिखेगा। तो देखिएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। लेट डी स्टैंड फॉर dx, डी स्टैंड फॉर dx, यानी जो कैपिटल डी है उसको dx से हम इंडिकेट कर सकते हैं। या फिर देखिएगा अगर हम डी स्क्वायर अगर लिखते हैं तो डी स्क्वायर 4, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू अगर लिखा जाए तो डी क्यू 4, यहाँ पे डी क्यू और डी एक्स क्यू डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार से अगर फॉर्म हम देखें कि अगर d यहाँ पे क्या n, यहाँ पे ऐसे करते हैं कि डॉट 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 और d के पावर में n अगर करते हैं 4, तो यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। अगर ऐसा ही नहीं dn-1 करते हैं तो ये फॉर्म जो है d के पावर n-1 और dx के पावर n-1 का फॉर्म सेट होगा, राइट। तो इस तरह से हम इसका सिंबॉलिक का फॉर्म सेट कर सकते हैं। थोड़ा और फ्रेश लिख दें, नहीं काम चल ही जाएगा। चलिए ठीक है, इतना पर काम चला ले सकते हैं, dx के पावर n-1, ठीक है। ऐसा ही ये है कैपिटल D है जो dy/dx लिख सकते हैं, डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर dx स्क्वायर लिख सकते हैं, q है तो q का फॉर्म, n है तो n का फॉर्म ले जाएंगे। अब इस फॉर्म को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे इस फॉर्म को हम सेट क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए ये d है तो इस फॉर्म को d लिख दिया गया, राइट, और n है और प्लस यहाँ p1 और इसका लिखा जाएगा dn-1, p2 dn-2 डॉट 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 pn, और पूरा में मैंने बाई क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, क्योंकि बाई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो dn y आ जाएगा जो सामने दिख रहा है इसी फॉर्म को, और इसी फॉर्म और यहाँ x है तो x का फॉर्म लिख दिया जाएगा। तो ये फॉर्म अगर मान लिया हम इक्वल टू यहाँ पे 0 का फॉर्म करते हैं तो ये आ जाएगा होमोजीनियस का, x के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे 0 का फॉर्म सेट कर दिया। तो इस तरह से हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस फॉर्म के लिए तो समझ में आ गया कि ये फॉर्म किस तरह से टर्म का मेरा सेट किया जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसका फॉर्म के लिए। आगे क्या बढ़ते हैं कि इसका फॉर्म का कंडीशन क्या क्या बनेगा, क्या इसका फॉर्मेशन होगा, क्या एक्सिलरी इक्वेशन होगा। जैसे इस फॉर्म से मेरा एक्सिलरी इक्वेशन निकलेगा। एक्सिलरी इक्वेशन निकलेगा क्या कि जैसे ये फॉर्म जो दिख रहा है ना, इसी का फॉर्म को यहां से यहां तक का एक्सिलरी इक्वेशन निकलेगा। कैसे निकलेगा इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसको नोट कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो अभी हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन, जिसको ए से इंडिकेट कर सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्म हम लिख सकते हैं। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एक्सिलरी इक्वेशन, लेकिन ज्यादा यूज है एक्सिलरी इक्वेशन कीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म क्या का फॉर्म सेट करते हैं जरा देखिएगा। इसको इसी फॉर्म में dn प्लस p1 dn-1 प्लस p2 dn-2 डॉट 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 pn, और इस ब्रैकेट को y इक्वल टू 0, जो अभी मैंने बताया था सिंबॉलिक फॉर्म का कंडीशन। अब इस फॉर्म में एक चीज ध्यान रखना है कि इस फॉर्म का कंडीशन को हम लिख सकते हैं fd, यानी ये फॉर्म क्या है, fd का फंक्शन हो गया ये, और इनटू ये क्या हो गया y इक्वल टू 0, यानी ये पूरा फंक्शन जो है यहां से यहां तक का fd का फंक्शन का फॉर्म मैंने मान लिया, और इंटू y लिखा हुआ है इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म तो हो गया जिसमें हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, वेयर fd इक्वल्स टू लिख सकते हैं d के पावर n
प्लस P1 dn माइनस 1 प्लस P2 dn-2 प्लस डॉट 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 Pn, राइट। ये FD का फॉर्म का फंक्शन हम सेट कर सकते हैं। और जहां M है, जहां D है, उस D के स्थान पर हम N इंडिकेट कर सकते हैं। D के स्थान पर मैंने M कर दिया। देखिए M के पावर N, P1 M के पावर n-1, P2 M के पावर n-2 डॉट 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 Pn, राइट। तो ये फॉर्म जो है ना, एक फंक्शन m के रूप में दिख रहा है और ये m के रूप में दिख रहा है। इसी इक्वेशन को हम बोल सकते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। द इक्वेशन देखिए, यानी ये फंक्शन मैंने क्या किया कि d के स्थान पर मैंने क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया है। अब इस फंक्शन को देखिए क्या लिखते हैं, द इक्वेशन ये पूरा इक्वेशन m के पावर n, P1 m के पावर n-1, P2 m के पावर n-2 डॉट 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 Pn is called auxiliary equation, is called equal to 0 equal to 0 इक्वल टू 0 करना होगा इस फंक्शन को। इक्वल टू 0 is called auxiliary equation। एक्सिलरी इक्वेशन, इस एक्सिलरी इक्वेशन को शॉर्ट में हम AE से इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। यानी जो मेरा फंक्शन का फॉर्म था, उसी फंक्शन जो D के रूप में था, उस D के रूप को मैंने चेंज के M के रूप में लाया और जो M का फंक्शन के रूप में दिखा वो इसको इक्वल टू 0 करके वो जो फॉर्म आएगा वो फॉर्म क्या कहलाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन कहलाएगा, जो सामने दिख रहा है, राइट। और इसका हम एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करते तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए इसके एग्जाम्पल देते हैं तो एकदम कंफर्म हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा और कंफर्म। देखिएगा तो सबसे पहले हम क्या है कि dx² माइनस 5 dx प्लस 6y इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म को पहले हम एक फॉर्मेशन बनाते हैं जो D के सिंबॉलिक फॉर्म का मैंने हम इंडिकेट करते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसका d का स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और इस फॉर्म में बाई मैंने कॉमन कर लिया इक्वल टू 0 का फॉर्म बनाया। अब इसका एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म, तो एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो जो मेरा d का फॉर्म है उसको m के रूप में कन्वर्ट करना होगा, यानी m² माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी ये फॉर्म दिख रहा है, ये जो डिफिनेशन दिख रहा है उसी डिफिनेशन के फॉर्म में मैंने सेट किया। देखिएगा इस फॉर्म को d के रूप में था और इंटू y इक्वल टू 0 सामने दिख रहा है। अब इसी d को मैंने क्या कर दिया, m के रूप में कन्वर्ट कर दिया, n के रूप में कन्वर्ट करके और इक्वल टू 0 किया, वही एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म आएगा। तो इस तरह से एक्सिलरी इक्वेशन का हम टर्म को हम सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, राइट। इसको नोट कर लीजिए और पूरी डिटेल से इसका डिस्कस करेंगे, लेकिन नोट करते जाएंगे पूरी डिटेल से। चलिए तो हम आगे चलते हैं। इसका आगे हम जनरल सॉल्यूशन जिसको बोल सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए कंडीशन। अब जनरल सॉल्यूशन और क्या है इसके बारे में हम बताते हैं, तो पहले नोट किया जाए। नेक्स्ट देखिएगा अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन जिसको बोल सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन दो पार्ट में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसका दो पार्ट होता है। देखिएगा तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाए या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका दो पार्ट दिया गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए देखिएगा यहाँ पे दो फॉर्म मैंने सेट कर दिया, यानी यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालना होगा, और दोनों का जो फॉर्म निकलेगा और दोनों को जो ऐड करके बनाएंगे वही निकलेगा क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन या तो जनरल सॉल्यूशन।
यानी इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम CF से इंडिकेट कर सकते हैं और पार्टिकुलर इंटीग्रल को PI से इंडिकेट कर सकते हैं शॉर्ट में, राइट। अब यहां पे का एक फॉर्म देखिए क्या है, हम इसमें लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना है। dyn के डिफरेंशिएशन का फॉर्म है और P1 dn-1 dx के पावर n-1 प्लस P2 dn-2 y dx के पावर n-2 डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार से Pn y और इक्वल्स टू x। एक चीज कंफर्म है, कंफर्म क्या है कि ये जो फॉर्म यहां से दिख रहा है, इस फॉर्म से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मेरा टर्म निकलेगा, इस फॉर्म से मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा, राइट। और जो x दिख रहा है, इस फॉर्म से मेरा पार्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट निकलेगा, राइट। लेकिन सवाल होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा कैसे, इस फॉर्म का क्या कंडीशन होगा, कैसे निकालने का तरीका है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। लेकिन पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा ये भी बताया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और सवाल है कि लेकिन अगर x यहां पे अगर 0 आ जाएगा तो उस समय पार्टिकुलर इंटीग्रल 0 ही होगा, उसका कोई अलग पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा। जब भी इस फॉर्म को यहां पे इक्वल टू अगर यहां पे 0 का फॉर्म दिखेगा तो समझ जाइए कि पार्टिकुलर इंटीग्रल 0 ही होगा, सिर्फ इधर का पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। और कैसे निकलेगा ये दोनों पार्ट का हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कि कैसे निकालेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल का, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तब मेरा निकलेगा क्या, जनरल सॉल्यूशन, जिसको बोल सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। चलिए तो इसको पहले नोट किया जाए, इसका हम आगे इसका वर्किंग रूल दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। इसका वर्किंग रूल का फॉर्म थोड़ा सा लिख देते हैं सामने ही। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल के फॉर्म में कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है, देखिए हम क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं, इसी फॉर्म का मान लिया क्वेश्चन है, P1 dn-1 dx के पावर n-1 P2 dn-2 y n-2 डॉट 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 Pn y कैपिटल X, या वहां पे इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 को कहीं अभी बताते हैं। अभी जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इक्वल टू 0 करके फॉर्म डिस्कस करेंगे, राइट। फिर उसके बाद इक्वल टू 0 नहीं होगा उसका भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे का फॉर्म, इस फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे सेट कर सकते हैं, देखिए dn प्लस P1 dn-1 P2 dn-2 डॉट 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 Pn, और इस फॉर्म में y और इक्वल टू क्या है 0। अब इसका हम सबसे पहले तो मैंने बताया कि यहां से यहां तक के फॉर्म को, जो ये फंक्शन है, इसी से मेरा निकलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल तो मेरा 0 आ जाएगा, राइट। और जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा तो इसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन का तरीका क्या है, जिसको कंप्लीट सॉल्यूशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, CS बोल सकते हैं। और कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन या तो जनरल सॉल्यूशन भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे जब इक्वल टू 0 रहेगा तो इसमें डायरेक्ट ही 0 लिख देंगे, कोई जरूरत नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकालना ही होगा, और कैसे निकलेगा इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। इसको नोट करने के बाद थ्योरी पूरा डिटेल से बताया जा रहा है, इसको अच्छा समझ लीजिएगा पूरी तरीका से, ताकि किसी प्रकार का कोई डॉट ना रह सके। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, चलिए तो इसमें हम क्या है कि मेथड ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या मेथड है निकालने के लिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसका क्या नेचर है
किस नेचर पे मेरा सोल्व होगा, तो पूरी डिटेल से जानकारी पूरी थ्योरी के साथ पूरी प्रैक्टिस के साथ किया जाएगा। तो चलते हैं इसका नेचर का फॉर्म जरा देखते हैं। इस फॉर्म के लिए सबसे पहले देखिएगा इसका हायर ऑर्डर का फॉर्म हम सेट कर रहे हैं। तो जरा देखेंगे dn-1 p2 dn-2 डॉट 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 pn और ब्रैकेट y इक्वल्स टू 0 का फॉर्म सेट करते हैं। और इस फॉर्म को पहले हम इस टर्म में हम सेट करते हैं। देखिए कैसे, यानी जो d था उसको m के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी m के पावर n p1 m के पावर n-1 प्लस p2 m के पावर n-2 और pn इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान सकते हैं, राइट। और इसको सोल्व करके उसका कुछ हम m का वैल्यू निकालेंगे। और m का वैल्यू कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि m का वैल्यू दोनों इक्वल आ सकता है, या m का वैल्यू दोनों डिफरेंट भी आ सकता है, या m का वैल्यू इमेजिनरी भी आ सकता है। तो इस तरह से इसका जो है कुछ नेचर है, उस नेचर को हम सोल्व करेंगे, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा उसका सॉल्यूशन। तो उसका नेचर लिखवाते हैं, क्या इसका नेचर है इसके बारे में लिखा है। द मेथड ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ गिवन इक्वेशन, दिस विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द एक्सुलरी इक्वेशन अकॉर्डिंग एज, यानी इसका कुछ नेचर है, उस नेचर के अनुसार ही उसका एक्सुलरी इक्वेशन निकालने का कुछ फॉर्म डिपेंड करेगा। तो पहला नेचर क्या है इसके बारे में देखिएगा। देखिए मैंने पहला नेचर लिखा है क्या कि द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी ये रूट्स जो है रियल भी हो सकता है और अनइक्वल होगा। यानी ये तो नेचर को ऐसा पढ़े ही होंगे कि रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा, सेकंड में रियल होगा लेकिन इक्वल होगा, थर्ड में इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नेचर है, उसी नेचर को हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट में है द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसका क्या फॉर्म होगा, इसका पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए हम क्लियर करेंगे, लेकिन पहले हम चारों नेचर लिख दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड में लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सेकंड नेचर, यानी रूट्स रियल होगा लेकिन इक्वल भी हो सकता है, सेकंड का फॉर्म। और थर्ड में द रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, एंड नॉट रिपीटेड, राइट। यानी इसमें क्या है, द रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, यानी एक कंजुगेट नंबर रहेगा, राइट, यानी कॉम्प्लेक्स होगा पार्ट, और यानी आई का फॉर्म है लेकिन ये रिपीट पार्ट नहीं रहे, तब उसके लिए क्या होगा नेचर, इसके बारे में। और फोर में क्या है कि द रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड। देखिएगा द रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में दिखेगा, एंड रिपीटेड, यानी ये रिपीट का फॉर्म दिखेगा। ऊपर में थर्ड में नॉट रिपीटेड है और ये रिपीट है। तो ये इस तरह से चार नेचर है और इस चारों नेचर पर मेरा क्वेश्चन का टर्म सोल्व करना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या है इसका फर्स्ट नेचर का फॉर्म, इसके बारे में। तो पहले इसको नोट किया जाए इसका फॉर्म, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट का, इसका हम फर्स्ट में केस फर्स्ट बना देंगे, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ, और बहुत सारा एग्जांपल सभी पर हम काम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया और क्लियर भी हो जाएगा, राइट।
तो चलते हैं, जब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने आ जाएगा तो फिर उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल पर चलेंगे, लेकिन पहले नेचर की ओर हम चलते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए नेक्स्ट केस फर्स्ट बताते हैं, यानी फर्स्ट नेचर को डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ पे केस फर्स्ट में रूट्स रियल एंड अनइक्वल, जैसे अगर रूट्स की बात करें तो देखिएगा एकदम पूरी डिटेल से और पूरी कहानी एकदम कंफर्म रूप में हम सेट करना चाह रहे हैं। तो रूट्स है क्या कि अगर मान लिया मेरा रूट्स आया m1 m2 m3, इस तरह से बहुत सा रूट आया, और ये सभी रूट जो है ना रियल है, ये सभी रूट क्या है, रियल है, और साथ साथ क्या है कि अनइक्वल है, यानी इक्वल नहीं है। तब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसका फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को CF से इंडिकेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को C1 e के पावर m1x प्लस C2 e के पावर m2x प्लस C3 e के पावर m3x प्लस डॉट 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 Cn e के पावर mnx, यानी ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का बेहतरीन तरीका जो सामने दिख रहा है। जब रूट्स है, रियल रूट्स है और अनइक्वल है तो C1 इंटू ई के पावर फर्स्ट रूट इंटू एक्स, C2 इंटू ई के पावर सेकेंड रूट, थर्ड रूट, डॉट डॉट ऐसा ही बढ़ते रहेगा। लेकिन सवाल है कि ये तो थ्योरी दिखा, लेकिन इस पर क्वेश्चन कैसे दिखेगा इसके बारे में जरा थोड़ा डिस्कस करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्वेश्चन क्या होता है, कैसे बनेगा क्वेश्चन, तब ज्यादा ये मेरा थ्योरी काम का आ जाएगा, राइट। तो देखिएगा इस पर क्वेश्चन चलता है तो ज्यादा क्लियर होगा। सोल्व डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन का पार्ट एकदम स्टेप बाय स्टेप, कैसे इसका एक्सुलरी इक्वेशन निकालेंगे, एक्सुलरी इक्वेशन से उसका फॉर्म कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की ओर चलेंगे, इसकी पूरी कहानी आज बताते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन का पार्ट, पूरी तरह से सॉल्यूशन करने का प्रयास हायर ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले इस सिंबॉलिक फॉर्म का एक टर्म हम सेट कर सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और y इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दिख सकता है एग्जाम में, ठीक है, और ये लेसन तुम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस फॉर्म में हम एक्सुलरी इक्वेशन का फॉर्म हम दिखाते हैं। द एक्सुलरी इक्वेशन, द एक्सुलरी इक्वेशन, द एक्सुलरी इक्वेशन इज, जो d का फॉर्म दिख रहा है उस d का फॉर्म को m के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने इस फॉर्म को मैंने बताया था कि इस फॉर्म से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा और इससे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, लेकिन पार्टिकुलर इंटीग्रल तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, राइट, और यहां से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा जो कि सामने फॉर्मूला बता दिया। लेकिन कैसे जरा देखते हैं, नेचर फर्स्ट का है तो कैसे निकालते हैं। तो पहले से हम वैल्यू निकालते हैं m का वैल्यू, उसके बाद 2m माइनस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर का टर्म सेट कर रहे हैं तो m माइनस 2 और 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। m माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, बचा m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इससे m का वैल्यू मेरा 2 आ गया, एक 2 आया एक 3 आया, राइट। अब इस फॉर्म से तो मेरा एक फॉर्म m का वैल्यू 2 दिखा, लेकिन दोनों जो m का वैल्यू आया है वो दोनों क्या है, ये रियल ही है लेकिन अनइक्वल है, यानी केस फर्स्ट पर ही मेरा नेचर बनेगा। यानी यहाँ पे दोनों जो है रियल नंबर ही है लेकिन अनइक्वल है। अब इसका देखना यह है
कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्म क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है क्या, इसको m1 और इसको क्या बोल सकते हैं m2, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए c1 इंटू ई के पावर m1, तो यहां m1 मेरा कितना है 2x प्लस c2 इंटू ई के पावर 3x। तो ये मेरा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका जो सामने दिख रहा है। और अभी मैंने बताया क्या कि पार्टिकुलर इंटीग्रल जब इक्वल टू 0 रहा तो डायरेक्ट ये क्या हो गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल 0 ही हो जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इसमें कोई जो है ना अलग फॉर्म नहीं होगा। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है जरा देखिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, इसको CS से इंडिकेट कर सकते हैं। यहां लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, जिसमें से अगर इक्वल टू 0 रहा तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की कोई जरूरत नहीं और नहीं लिखने की भी जरूरत है, डायरेक्ट कहानी 0 लिख सकते हैं। जिसमें से CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहां पे मेरा दिख रहा है c1 e के पावर 2x प्लस c2 e के पावर 3x प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल मेरा 0 है तो 0 ही, यानी इसको हम डायरेक्ट रूप में लिख सकते हैं क्या, देखिए कि c1 e के पावर 2x प्लस c2 e के पावर 3x, डायरेक्ट c2 e के पावर 3x डायरेक्ट आंसर। ये हुआ मेरा क्या कंप्लीट सॉल्यूशन का टर्म जो सामने दिख रहा है। तो इस तरह से हम रूट्स रियल एंड अनइक्वल का फॉर्म को यूज कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए तो हम और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी दिखेगा। तो सब कैसे हम इस फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें और कंप्लीट सॉल्यूशन निकालें। सबसे पहले हम इस फॉर्म को D के सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने सेट किया और एक्सुलरी इक्वेशन के फॉर्म लिखने की कोशिश किया। एक्सुलरी इक्वेशन क्या कि जो D है उस फॉर्म को m के रूप में कन्वर्ट करके इक्वल टू 0 कर देना है, उससे m का वैल्यू आएगा और m का जो भी वैल्यू आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में c1 इंटू ई के पावर 2x c2 इंटू ई के पावर 3x, यानी जो भी रहेगा वहां m1 और m2 का फॉर्म यहाँ पे सेट कर जाएगा और ऐसा ही फॉर्म बढ़ते जाएगा। अगर मान लिया मेरा m का वैल्यू 3 को फॉर्म आएगा तो 3 टर्म तक चला जाएगा, अगर बहुत सारा आएगा तो डॉट डॉट बहुत सारा टर्म तक चला जाएगा। ये हुआ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है यहाँ पे, इसका हम थ्योरी नहीं मिटा रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे से इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा ये फॉर्म का। अब यहाँ से क्वेश्चन सब चल रहा है, देखते जाएंगे सॉल्यूशन। 2-4 क्वेश्चन इस पर क्लियर कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए इसका पहले हम D के फॉर्म में सेट करते हैं तो d² माइनस d माइनस 2 और इस फॉर्म y इक्वल टू 0, राइट। अब इस फॉर्म में एक्सुलरी इक्वेशन का फॉर्म सेट करते हैं। द एक्सुलरी इक्वेशन, द एक्सुलरी इक्वेशन, एक्सुलरी इक्वेशन, एक्सुलरी इक्वेशन जो D है उस फॉर्म को m के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो m² माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करते हैं m² माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। अब इस फॉर्म की ओर हम एक चीज देखना ये चाह रहे हैं कि इसका फैक्टर तो हम सही से कर दिया, लेकिन इसका आगे का फॉर्म क्या होगा इसके बारे में। तो m का वैल्यू निकलेगा तो m का वैल्यू मेरा 2 गो आएगा और दोनों वैल्यू जो है रियल ही आएगा। तो m का वैल्यू एक 2 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा, राइट। अब दोनों तो रियल है लेकिन दोनों अनइक्वल है, यानी केस फर्स्ट का टर्म मेरा सेट कर रहा है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जरूरत आएगा तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 इंटू ई के पावर माइनस x प्लस c2 ई के पावर 2x। पहले माइनस वाला को पहले मैंने लिख दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाला को पहले लिखना ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। अब इसके बाद जरा हम निकाल लेते हैं जनरल सॉल्यूशन, जिसको बोल सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या कंप्लीट सॉल्यूशन।
तो यहां पे लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन पार्टिकुलर इंटीग्रल तो मेरा जीरो आ जाएगा, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यानी सिर्फ अभी हम पार्टिकुलर इंटीग्रल जीरो वाला ही काम करेंगे, उसका कोई नया चीज नहीं करेंगे। जब जीरो नहीं रहेगा उस पर भी डिस्कस करेंगे एकदम पूरी बेहतरीन तरीका से। लेकिन अभी हम सिर्फ देखिएगा जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसको हम जीएस बोल सकते हैं, जीएस बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा वही मेरा आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम आंसर को सोच सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। नोट करते जाएंगे, जो भी हायर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं नेचर फर्स्ट का, उसको थोड़ा डिस्कस अच्छा से कर लेना है, अच्छा से देख लेना है, बार बार देख लेना है, ताकि इस पर आपके यूनिवर्सिटी में आने वाला क्वेश्चन छूट न सके। और इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो थोड़ा अच्छा से देख लेंगे। वो कोई भी विद्यार्थी चाहे तो कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, जैसे आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन, या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, या जो बीएससी एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अच्छा से इसको जरा समझेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। जो अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उस चीज को बोलेंगे, ताकि उस पर हम और भी डिटेल से एक्सप्लेन करें, राइट। चलिए तो हम आगे और भी क्वेश्चन चलते हैं। और अगर जो भी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर विद्यार्थियों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे हौसला बढ़ सके और भी आगे जो है बता सकें अनेक क्वेश्चन अनेक कंपटीशन के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा थर्ड की ओर चलते हैं। और जो भी ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फॉर्म सबसे पहले डी के फॉर्म में हम इंडिकेट कर देते हैं, डी क्यू माइनस 6 डी स्क्वायर 11 डी माइनस 6, और ये y इक्वल टू 0। द एक्सुलरी इक्वेशन, शॉर्ट में अब द एक्सुलरी इक्वेशन का फॉर्म, एक्सुलरी इक्वेशन इज, इस फॉर्म में क्या करेंगे, एम क्यू माइनस 6 एम स्क्वायर प्लस 11 एम माइनस 6 इक्वल टू 0। इस फॉर्म को फैक्टर करेंगे। देखिएगा जहां डी था वहां एम के फॉर्म में, तो एम क्यू माइनस एम स्क्वायर माइनस 5 एम स्क्वायर। देखिए ये दोनों को मैंने इतना ऐड करके लिख सकते हैं। फैक्टर देखिए किस तरह से कर रहे हैं, यहां पे 5m माइनस 6 प्लस 6m, क्योंकि 5m और 6m 11m आ जाएगा और माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर से एक बार देखिएगा, एम क्यू तो मेरा फिक्स है और माइनस 6m स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस m स्क्वायर और माइनस 5m स्क्वायर, 6m आ जाएगा। 11m को लिख सकते हैं 5m प्लस 6m और माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये दोनों में से कॉमन करते हैं m स्क्वायर, तो m माइनस 1, ये दोनों में से कॉमन करते हैं माइनस 5m, तो m माइनस 1, और ये दोनों में से 6 कॉमन करते हैं तो आ जाएगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। m माइनस 1 प्रत्येक पार्ट से कॉमन करते हैं तो बचेगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर का फॉर्म हम एक काम और कर लेते हैं कि m माइनस 1 वेन m माइनस 1 इक्वल टू 0, और साही m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका भी फैक्टर हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में m कॉमन कर लिया गया, तो m माइनस 2 यहां से 3 कॉमन कर लिया गया, m माइनस 2 इक्वल टू 0, m माइनस 2 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो m का वैल्यू मेरा आ गया यहाँ पे, m का वैल्यू 2 और 3, और m का वैल्यू आ गया 1। तो टोटल m का वैल्यू मेरा 3 को दिख रहा है जो सामने परफेक्ट है, यहाँ पे कट रहा है m का वैल्यू, तो m का वैल्यू मेरा 2 हो गया और 3 हो गया। तो साइड में हम काम कर लेते हैं। तो टोटल m का जो वैल्यू आया 1 आया, 2 आया और 3 आया। देखिए 3 को वैल्यू आया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का टर्म क्या है जरा देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
तो C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर 2x प्लस C3 e के पावर 3x, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो बस इसी को लिख देना है, क्योंकि पार्टिकुलर इंटीग्रल तो ऑलरेडी जीरो आएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं CS बोल सकते हैं, बराबर आ जाए कितना, C1 e के पावर x, C2 e के पावर 2x, C3 e के पावर 3x। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बेहतरीन तरीका के साथ। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम SW के रूप में भी एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को बताइएगा आंसर, और जो नहीं बनेगा उसको कमेंट में बोलिएगा, ताकि जो है उसको हम बता सकें। चलिए पर इसको नोट कर लिया है तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन SW के रूप में। ऐसे इस फॉर्म को हम जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, जो कंप्लीट सॉल्यूशन बोला इसको जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन SW के रूप में मैंने दिया है, जिसमें एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है। कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया है, जो ये सामने इसका सॉल्यूशन का क्या आंसर होगा ये भी मैंने यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए तो आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसका केस नंबर 2 जो नेचर ऑफ रूट्स एंड रियल एंड इक्वल का फॉर्म कैसे होगा, उस पर क्वेश्चन क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। और जाते जाते एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ताकि जो है ना कुछ नए चीज उसमें आपको हमेशा मिलती रहेगा, राइट। चलिए तो आपके यूनिवर्सिटी से जो कुछ क्वेश्चन है या फिर किसी प्रकार का प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके PDF बना करके हमेशा मिलते रहेगा, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपके भविष्य के लिए वो क्वेश्चन आपके काम में आ जाए। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो जरूर विद्यार्थियों और दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे हौसला बन सके और बढ़ सके, और आगे इस पर अनेक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन थ्योरी के साथ हम इस पर डिस्कस कर सकें, राइट। चलिए नेक्स्ट।